प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज ठीक ना, आज होली का पर्व भी है, क्योंकि होली तो आज ही जलेगी ना भाई। हाँ, आज ही जलेगी होली। तो आप सब लोग तो वहीं पर व्यस्त होंगे और सोच रहे होंगे कि सर आज के दिन भी क्लास ले रहे हैं। तो देखो, क्लास जरूरी है और क्लास लेना आप सभी लोगों के लिए भी जरूरी है, तो क्लास लें। बाकी का आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। ये त्योहार बहुत अच्छा पर्व होता है, शांति का पर्व होता है, समरसता का पर्व होता है, भाईचारे का पर्व होता है। तो आप सब लोग इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। बाकी का हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी इस क्लास को समराइज करें हम। ठीक है, अभी तक जितना भी आपने जीएस के विषयों में पढ़ा है, हम उन सभी का यहाँ पर जो है सेशंस लेकर आने वाले हैं। उन सभी के क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर, और वन लीनियर क्वेश्चंस होंगे, स्टेटमेंट वाइज नहीं होंगे। क्योंकि मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में प्रॉमिस किया था कि भाई मैं आपसे ठीक है ना, बोला था कि मैं वन लीनियर क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट वाइज और कुछ वन लीनियर, दोनों प्रकार के क्वेश्चंस की हमारी प्रैक्टिस साथ साथ चलनी चाहिए, है ना। तो वही इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग, हैप्पी होली आप सभी को। और एक भैया बोल रहे हैं लव यू टू। ढेर सारा प्यार भैया आपको, बहुत बहुत प्यार आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आप बहुत अच्छे से रहें, सभी लोग बहुत प्यारे तरीके से रहें, जीवन में उन्नति करें, तरक्की करें, हमेशा आगे बढ़े। तो ऐसी मेरी जो है हार्दिक इच्छा है, मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों के साथ। चलिए ठीक है, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं जल्दी से फटाफट से। आइए, ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। शिलोंग का पठार कई भागों में विभाजित है ना, सबसे पहला प्रश्न है। और ये ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी में आपने जितना भी पढ़ा है ये उसका रिवीजन है एक तरह से, है ना, प्रैक्टिस फॉर्म में। तो शिलोंग का पठार कई भागों में विभाजित है। जो शिलोंग का पठार है कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं है। तो शिलोंग के पठार का भाग मिकिर की पहाड़ियां तो हैं, गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियां भी हैं, लेकिन मैकाल पर्वतमाला इसका भाग नहीं होगा, मैकाल रेंज इसका पार्ट नहीं होगा। और ये बड़ा स्वाभाविक सा है, ठीक है, इसको हर कोई जानता है, हर कोई समझता है कि मैकाल और महादेव, ठीक है, ये दोनों बेसिकली किसके पार्ट है, सतपुड़ा के पार्ट है। देखो, आपने देखा होगा कि विंध्यन रेंज है, आपने विंध्यन रेंज देखा होगा। विंध्यन रेंज का जो विस्तार है वो माना जाता है कि वह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से, राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ से, और बिहार के सासाराम तक, आमतौर पर सासाराम तक इसका विस्तार माना जाता है, ठीक है, विंध्यन का। और ये जो रेंज आपके सामने है, ये रेंज आपकी विंध्यन रेंज है। विंध्यन रेंज है। विंध्यन रेंज में आपका भारनेर, कैमूर, ठीक है, और आपके पारसनाथ हिल्स, पारसनाथ, माफ कीजिएगा, पारसनाथ हिल्स। तो भारनेर, कैमूर और पारसनाथ हिल्स ये आपका पार्ट है बेसिकली किसका भैया, विंध्यन हिल्स का। विंध्यन हिल्स के दक्षिण में, जब आप विंध्यन हिल्स के साउथ में जाएंगे तो आपको सतपुड़ा हिल्स देखने को मिलेगी। तो आपको सतपुड़ा हिल्स देखने को मिलेगी विंध्यन हिल्स के दक्षिण में, सतपुड़ा हिल्स। और ये जो आपका सतपुड़ा हिल्स है, सतपुड़ा हिल्स का जो विस्तार है वो आपका महादेव, महादेव और मैकाल, मैकाल, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, और महादेव की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। तो अभी सी बात है, मैकाल जो है वो सतपुड़ा हिल्स का पार्ट है। सतपुड़ा हिल्स का पार्ट है ये जो मैकाल है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मालवा का जो पठार है
मालवा का पठार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को पता है कि मालवा का पठार आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से हमें पता है कि मालवा का जो पठार है हमारा, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है और इसका एक लाइन में उत्तर है मालवा का पठार। अगला प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में लौह एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो भारत के अगर आप इन क्षेत्रों में देखेंगे, छोटा नागपुर, दक्कन, अरावली और तेलंगाना, तो आप कहेंगे छोटा नागपुर पठार। ये जो छोटा नागपुर पठार है, इसको भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। और इन चारों ऑप्शन में से छोटा नागपुर का पठार है जिसमें लौह एवं इस्पात उद्योग का, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को कहेंगे बाबू, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को कहेंगे इंडस्ट्री, इसका सर्वाधिक संकेंद्रण है। सर्वाधिक संकेंद्रण है, ठीक है। तो द राइट आंसर इज छोटा नागपुर प्लेटो, छोटा नागपुर का पठार, बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का हिस्सा था? तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले बेटा अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था। अफ्रीका। भारत का प्रायद्वीपीय पठार बच्चे गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है, हिस्सा है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व की प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है, बल्कि विश्व की प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। चट्टानों से निर्मित है। ठीक है। अभी जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, इसमें जो चट्टानें आपको मिलेंगी तो उनका क्रम भी मैंने आपको बता रखा है, शायद आपको याद होगा कि उन चट्टानों का क्रम है आर्किन क्रम की चट्टानें, आर्किन क्रम की चट्टानें, आर्किन क्रम की चट्टानों का अपक्षयप्रदन के बाद इसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास हुआ, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपक्षयप्रदन के बाद इसमें भाई कहां से आएगा ये, जी, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास हुआ, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का अपक्षयप्रदन के बाद इसमें कोडप्पा क्रम की चट्टानों का विकास हुआ, कोडप्पा क्रम की चट्टानों का अपक्षयप्रदन के बाद इसमें विंध्यन क्रम की चट्टानों का विकास हुआ, विंध्यन क्रम की चट्टानों का विकास हुआ, विंध्यन क्रम की चट्टानों के अपक्षयप्रदन के बाद इसमें गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास हुआ और गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अपक्षयप्रदन के बाद इसमें दक्कन ट्रैप का विकास हुआ, दक्कन ट्रैप। अब ध्यान रखना, भारत का जो 98% कोल पाया जाता है वह गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। कोडप्पा क्रम की चट्टानें बेसिकली अपना, ठीक है ना, आप कह सकते हैं अधात्विक खनिजों के लिए फेमस है, अधात्विक खनिज जैसे अभ्रक वगैरह के लिए, और धारवाड़ क्रम की चट्टानें धात्विक खनिजों के लिए फेमस है। भारत का सर्वाधिक मेटलिक मिनरल्स जो है आपको वह धारवाड़ क्रम की चट्टानों में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित जो दक्कन का पठार है वह किस तरह का भूभाग है? यह आपसे पूछा है कि नर्मदा नदी के दक्षिण में जो दक्कन का पठार है मेरे प्यारे बच्चे, दक्कन का पठार जो है आपका वो किस तरह का भूभाग है? दक्कन का पठार आपको बताना है कि वह त्रिभुजाकार है, वह आयताकार है, वह चतुर्भुजाकार है या फिर वह षटकोणी है। दक्कन का पठार बताएंगे सब लोग फटाफट से,
ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित जो दक्कन का पठार है वह किस तरह का भूभाग है? जल्दी से आंसर देंगे। चलिए दीजिएगा जवाब। आप कहेंगे कि साहब ये जो दक्कन का पठार है ये कैसा है? त्रिभुजाकार है, ये ट्रायंगुलर शेप में है। अगला प्रश्न है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा नगर जो बिना नगर दुर्ग के पाया गया है? तो वो बिना नगर दुर्ग के चन्हुदड़ो पाया गया है। ठीक है, चन्हुदड़ो, जहां पर जो उच्च नगर है आपका, मैं पहले भी बता चुका हूं इस प्रश्न को, जहां पर जो उच्च नगर है वह दुर्ग रहित है, चन्हुदड़ो में दुर्ग रहित है। ठीक है ना बच्चे, चन्हुदड़ो है, चन्हुदड़ो दुर्ग रहित है। बाकी का बच्चे हम लोग कालीबंगा, लोथल, बनावली के बारे में बहुत अच्छे से देख चुके हैं। बनावली से मिट्टी का खिलौना हल प्राप्त हुआ है। बनावली से मेरे प्यारे बच्चे मिट्टी का खिलौना हल प्राप्त हुआ है। ठीक है, चन्हुदड़ो से आप सभी को पता है कि आपका कि एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान हैं। निशान है। कालीबंगा से आपको जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और लोथल से आपको गोदीवाड़ा मिला है। लोथल से आपको क्या प्राप्त हुआ है? डॉकयार्ड। लोथल से आपको गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुशिल्प तत्व सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों से बाहर रखा गया है? बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे ऐसा वास्तुशिल्प तत्व है, मतलब आर्किटेक्चरल एलिमेंट है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता था ही नहीं, आपको बताना है। बताएंगे। ठीक है, सभी लोग इसका जवाब देंगे। मैं भी तो देखूं मेरे भाई, क्या आप लोग इसका जवाब दे पाते हैं या नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी का तत्व है जो कि इसके निर्माण स्थलों से बाहर रखा गया है? तो आप कहेंगे लोह स्लैब। ठीक है, आयरन स्लैब है ही नहीं, क्योंकि ये पूरी की पूरी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। पूरी की पूरी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, है ना। तो फिर भैया, और लोहे के ज्ञान का प्रत्येक प्रकार से अभाव है। इस सभ्यता के लोगों को लोहे के ज्ञान का किसी भी तरह का बच्चे कोई ठीक मतलब ही नहीं है। तो इस सभ्यता के लोगों को लोहे के ज्ञान का अभाव है भैया, लोहे के ज्ञान का अभाव है, ज्ञान का अभाव है। ठीक है, तो इसलिए आयरन स्लैब जो है, जो लोह स्लैब है, वह भैया वास्तुशिल्प सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों से बाहर रखा गया है। अगला प्रश्न, कौन सा कथन सही है? हड़प्पा सभ्यता केवल सिंधु और पंजाब तक विस्तृत थी बच्चे? गलत है। यह कहना कि केवल सिंधु और पंजाब तक विस्तृत थी, गलत है मेरे प्यारे बच्चे। इस सभ्यता के स्थल सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे केवल 3% है, 3% है। इस सभ्यता के स्थल अन्य नदियों के किनारे सिंधु नदी के अलावा 27% है। कितना हुआ? 30। और इस सभ्यता के स्थल बेटा जो सरस्वती नदी के किनारे हैं वो 70% है। ठीक है, और ये सभ्यता भारत, आधुनिक भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई थी। अफगानिस्तान में फैली हुई थी। अफगानिस्तान में सभ्यता के आपको 2 स्थल देखने को मिलेंगे, जो कि बेसिकली हड़प्पाई स्थल ना होकर सीमांत चौकियां हैं। और वे 2 स्थल हैं आपके सोर्तुगाई और मुंडीगाक। ठीक है,
सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार केवल हड़प्पा में ही पाए गए थे, ये बात भी गलत है। अन्नागार आपका मोहनजोदड़ो में भी पाया गया है। अन्नागार साहब आपका चनहुदड़ो में भी पाया गया है। अन्नागार यहां तक तो छोड़ो, आपका लोथल के साथ साथ आपका धोलावीरा में भी अन्नागार पाया गया है। धोलावीरा और लोथल में भी पाया गया है। लोथल में भी पाया गया है। तो ये कहना कि अन्नागार केवल हड़प्पा में ही गलत है। हड़प्पा संस्कृति की लिपि को इतिहासकारों ने समझ लिया है, ये बात भी गलत है मेरे प्यारे बच्चे। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को सबसे पहले जाना अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम ने उसको रिकॉग्नाइज किया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने उसको रिकॉग्नाइज किया मेरे प्यारे बच्चे, है ना, रिकॉग्नाइज किया कनिंघम ने। और उसको सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किया। पढ़ा तो अभी तक नहीं जा सका है ना, तो पढ़ने का जो प्रयास किया गया, आप सब लोग सुन लो, पहली बार बता रहा हूं, एले वाडेल ने। एले वाडेल 1923 की बात है। एले वाडेल ने उसको सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किया। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में मृतकों को आमतौर पर गर्तों में दफनाया गया था, तो यह बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। तो आप कहेंगे कि साहब ये बात सही है, ठीक है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी दोहराई नहीं है, गर्तों में दफनाया गया था। ठीक है, क्लियर है जी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हड़प्पा के उत्खनन स्थलों में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया गया? ठीक है, सार्वजनिक भवन, पब्लिक बिल्डिंग, ये पाया गया है, पब्लिक बिल्डिंग भी। सार्वजनिक स्नान गृह, ये भी पाए गए हैं। आवास गृह भी पाए गए हैं। लेकिन सार्वजनिक अस्पताल कहीं से भी नहीं पाया गया। कोई ऐसा हड़प्पा स्थल है जहां पर सार्वजनिक अस्पताल, देखो, ठीक है, सार्वजनिक सभा, असेंबली हॉल, सार्वजनिक सभा मोहनजोदड़ो में। पुरोहित आवास, मोहनजोदड़ो में। सार्वजनिक सभा मिला है मोहनजोदड़ो से, पुरोहित आवास मिला है मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से अन्नागार भी मिला है, और मोहनजोदड़ो से भैया आपका विशाल स्नानागार, इसको तो कौन ही, ठीक है, विशाल स्नानागार ये तो मिला ही है, विशाल स्नानागार, तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है भैया। क्लियर है? अगर कोई एक चीज नहीं पाई गई तो वह सार्वजनिक अस्पताल नहीं पाएगा। कोई एक चीज अगर नहीं पाएगी भाई तो वह सार्वजनिक अस्पताल नहीं पाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा शहरों में, ठीक है, डैश ग्रिड पैटर्न का लेआउट था जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, तो आयताकार था ना बेटा, रेक्टेंगुलर। हड़प्पा सभ्यता में ऐसे रेक्टेंगुलर, ऐसे रेक्टेंगुलर, इस तरह का। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें 3 भागों में विभाजित थी, मुख्य सड़क, सहायक सड़क, और छोटी सड़क, ठीक है। हमेशा घरों के दरवाजे सहायक सड़कों पर खुलते थे। घरों के दरवाजे सहायक सड़कों पर खुलते थे हमेशा, ये बात ध्यान रखना। मुख्य सड़क पर कभी नहीं, दरवाजे हमेशा सहायक सड़कों पर खुलते थे, घरों के दरवाजे, ठीक है। और वो पूरी की पूरी कैसी थी? वो रेक्टेंगुलर थी, आयताकार थी, रेक्टेंगुलर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम इंडस सरस्वती सभ्यता के लिए उपयोग नहीं किया जाता? निम्नलिखित में से कौन सा नाम इंडस सरस्वती सभ्यता के लिए उपयोग नहीं किया जाता है जी? कौन सा नाम? ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता, ऑब्वियस सी बात है। हम हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता का नाम भी यूज करते हैं जब हम नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। नॉमेनक्लेचर मतलब जब हम हड़प्पा सभ्यता के नामकरण के बारे में बात करते हैं। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण, नामकरण। तो अगर आप कहें हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक उपयुक्त नाम है, सर्वाधिक उपयुक्त नाम है कौन सा? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है।
ये आप कहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता सबसे ज्यादा उपयुक्त नाम है, सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि आपके आप कह सकते हैं कि पुरातत्व विज्ञान में एक परिपाटी होती है, वो ये होती है कि जो स्थल सबसे पहले खोजा जाता है उसी के नाम पर पूरी सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। पुरातत्व विज्ञान में, आर्कियोलॉजी में एक परिपाटी होती है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, ये इसके भौगोलिक विभाजन को दर्शाता है, ये इसके भौगोलिक विस्तार को दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नाम है, भौगोलिक विस्तार को दर्शाने के लिए। क्योंकि मैंने बताया था कि सभ्यता के स्थल 3% सिंधु नदी के किनारे, 27% अन्य नदियों के किनारे और 70% सरस्वती नदी के किनारे है। ठीक है, और इसका सिंधु सभ्यता जो है वह सर्वाधिक लोकप्रिय नाम है, जो सबसे ज्यादा लोगों की जुबान पर चढ़ा सर्वाधिक लोकप्रिय नाम यही है, सर्वाधिक लोकप्रिय नाम यही है, सिंधु सभ्यता। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्राचीन भारत में प्रारंभिक मानव समुदायों के द्वारा किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया था? तांबे का, है ना, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबे धातु का। दैमाबाद एक हड़प्पा स्थल है, वो किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है दैमाबाद, और दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है, प्रवरा नदी। दैमाबाद एक, ये ध्यान रखना, ताम्रपाषाणिक स्थल भी है, ताम्रपाषाणिक स्थल भी है दैमाबाद, मतलब चालकोलिथिक साइट भी है, एक ताम्रपाषाणिक स्थल भी है। एक सेकंड रुकना। जी ठीक है बच्चे, तो महाराष्ट्र प्रवरा नदी के किनारे है, ये एक ताम्रपाषाणिक स्थल है, ये बात ध्यान रखना। कैसा स्थल है ये एक ताम्रपाषाणिक स्थल है। अच्छा, अब इसमें हमको एक जो बहुत जरूरी बात समझनी है, ताम्रपाषाणिक स्थल है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ये एक कांस्य युगीन स्थल भी है। ताम्रपाषाणिक स्थल होने के साथ साथ ये एक कांस्य युगीन स्थल भी है भैया, ये बात भी ध्यान रखनी है। ये सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, सबसे दक्षिणी स्थल है। ठीक है, जितने भी आपको खिलौने मिले हैं वो आमतौर पर खिलौने जो ताम्र निर्मित है या कांस्य निर्मित है, तांबे के बने हुए हैं या ब्रोंज के बने हुए हैं, वो यहीं से मिले हैं। ठीक है, दैमाबाद से। जैसे कि आपका रथ गाड़ी, जैसे कि आपकी बैलगाड़ी, जैसे कि आपकी इक्का गाड़ी, इक्का गाड़ी। ठीक है सर, महाराष्ट्र से। मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली उल्लेखनीय थी क्योंकि प्रत्येक घर निम्नलिखित से जुड़ा था। बताओ किससे बच्चे? ठीक है, मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली बहुत अच्छी थी। कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली उल्लेखनीय थी। भैया क्यों उल्लेखनीय थी? क्योंकि प्रत्येक घर निम्नलिखित से जुड़ा था। किससे जुड़ा हुआ था मेरे प्यारे बच्चे? एक ढकी हुई सड़क की नाली से। ठीक है, ढकी हुई, और नाली की जो ईंटें थी, इसमें पूछा जाता है कि नाली की ईंटों को जोड़ने के लिए, नाली की ईंटों को जोड़ने के लिए विटुमिनस का प्रयोग किया जाता था। विटुमिनस, कई बार बच्चे न केवल विटुमिनस बल्कि जिप्सम का भी प्रयोग किया जाता था। जिप्सम का प्रयोग भी किया जाता था। अगला प्रश्न है, ठीक है, चनहुदड़ो बच्चे किसका केंद्र था? तो चनहुदड़ो मुख्य रूप से मन का बनाना, ठीक है, जिसको आप कहेंगे बीड मेकिंग। ठीक है, ठीक है, तो चनहुदड़ो मुख्य रूप से किसका केंद्र था? चनहुदड़ो मुख्य रूप से मन का बनाने का केंद्र था, बीड मेकिंग का केंद्र था। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में लोहे पर परत चढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, गैल्वेनीकरण बच्चे एक प्रक्रिया होती है। इसमें गैल्वेनीकरण में हम क्या करते हैं कि लोहे पर भैया परत चढ़ाते हैं। अब जब गैल्वेनीकरण में हम लोहे पर परत चढ़ाते हैं तो लोहे पर परत चढ़ाने के लिए बच्चे हम किस धातु का प्रयोग करते हैं? जिंक का, लोहा का, प्लेटिनम का या चांदी का?
गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में लोहे पर परत चढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताएंगे तो आप कहेंगे साहब हम इसमें जिंक का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हम इसमें किसका प्रयोग करते हैं? जिंक का प्रयोग करते हैं गैल्वेनीकरण में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का अभिलक्षणिक गुणधर्म है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ नॉन मेटल? ठीक, बताएंगे। क्या अधातु में ध्वनिक मतलब अधातु इज सोनोरस, अधातु में डक्टिलिटी होती है, तन्यता होती है, अधातु विद्युत कुचालक होती है, या अधातु का उच्च गलनांक होता है? तो अधातु का लक्षण क्या है कि वह इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होती है अधातु। ये अधातु की सबसे मेन प्रॉपर्टी। बाकी का ये सब धातुओं के गुण हैं। धातु ध्वनिक होगी, धातुओं को आप पीटेंगे बजाएंगे तो ध्वनि उत्पन्न होगी। तो ये धातु की प्रॉपर्टी, ये मेटल की प्रॉपर्टी है, ये मेटल की कोर प्रॉपर्टी है मेरे प्यारे बच्चे, है ना। ये मेटल की कोर प्रॉपर्टी है कि जब भी आप मेटल को पीटोगे या मेटल को बजाओगे तो मेटल कैसी होगी? सोनोरस होगी, ध्वनिक होगी, उसमें डक्टिलिटी होगी, तन्यता होगी। ठीक है, मेटल का गलनांक भी हाई होता है, मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन बच्चे नॉन मेटल की सबसे प्रमुख जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि नॉन मेटल की इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होती है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होती है नॉन मेटल ही। क्लियर है? ये बात आई समझ में? चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है? ठीक है, कौन सी ऐसी धातु है जो ठंडे जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करेगी? ठीक है, 4 धातु है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, तांबा और सोडियम। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी धातु है जो ठंडे जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करेगी, बहुत तीव्रता के साथ अभिक्रिया करती है। एल्यूमिनियम करती है, मैग्नीशियम करती है, तांबा या सोडियम? तो आप कहेंगे कि सोडियम। सोडियम ठंडे जल के साथ बहुत ज्यादा तेजी से अभिक्रिया करती है। कौन सी धातु इनमें से सबसे कम अभिक्रियाशील है? ठीक है, जिंक है, सोना है, सोडियम है या मैग्नीशियम है? सबसे कम अभिक्रियाशील है कौन सी धातु? ठीक है, जिंक, सोना, सोडियम और मैग्नीशियम सबसे कम अभिक्रियाशील। ठीक है, तो बच्चे आपको भी पता है, क्या आपने कभी भी सोना को ऑक्सीडाइज्ड होते हुए देखा है? नहीं देखा। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सबसे कम अभिक्रियाशील है। सोना इसलिए तो महंगा है क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। वह भैया ठीक है ना, आपके आर्द्रता के साथ किसी भी तरह की कोई भी क्रिया नहीं करता सोना। चांदी तब भी एक बार को आर्द्रता के साथ, ह्यूमिडिटी के साथ क्रिया करके ठीक है ना, अपना जो मूल स्वरूप है, अपना जो मेन कलर है, चांदी खो देती है एक बार को। लेकिन सोना नहीं खोता, है ना भैया, सोना नहीं खोता। तो भैया सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सी धातु है? आप कहेंगे गोल्ड, सोना सबसे कम अभिक्रियाशील है जो गोल्ड है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है? इनमें से बताओ। मरकरी मतलब पारा, पारा, क्लोरीन, कॉपर और जिंक, इनमें से कौन सी एक अधातु है? ये आपसे पूछ रहा है, जल्दी से बताएंगे। कौन सी एक अधातु है? बहुत सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चे, ये तो है ना। बताओ जल्दी से, फटाफट से इसका जवाब दो। ठीक है सर, कि कौन सी एक धातु ऐसी है जो कि अधातु है? तो ऑब्वियस सी बात है, आप कहेंगे कि सर वो कौन सी है? वह क्लोरीन है। क्लोरीन आपकी पूरी तरह से अधातु है। अगला प्रश्न है, भैया अभिक्रियार्ता श्रेणी के आधार पर, जो अभिक्रियार्ता श्रेणी उसके आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठीक है अल्पतम अभिक्रियाशील है? बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज, अभिक्रियार्ता श्रेणी के आधार पर वेट ऑन द वेस्ट ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द लीस्ट रिएक्टिव? लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव। आप बताएंगे मुझे कौन सी है भैया? जिसका सबसे कम अपक्षापर्दन हो, जिस पर सबसे कम वायुमंडल का प्रभाव पड़े, आर्द्रता का प्रभाव पड़े, जो अपने मूल स्वरूप को बहुत लंबे समय तक बनाए रखे, जो बहुत कम मात्रा में क्षरित हो, जिसकी वेदरिंग बहुत कम मात्रा में हो, है ना, जिसकी वेदरिंग बहुत कम मात्रा में है, तो वो होगी। तो अभिक्रियार्ता श्रेणी के आधार पर बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द लीस्ट रिएक्टिव?
अभिक्रियार्थ श्रेणी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी धातु अल्पतम अभिक्रियाशील है? अल्पतम अभिक्रियाशील, तो आप कहेंगे सोना है, अभी हमने बताया था। ठीक है, सोना सबसे कम अभिक्रियाशील है, सोना अल्पतम अभिक्रियाशील है। बोरबरी के अनुसार एम कोष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन मेरे प्यारे बच्चे जा सकते हैं। ठीक है, जो बोरबरी का सिद्धांत है, अकॉर्डिंग टू बोरबरी के सिद्धांत, आपका जो एम कोष होता है एल एम, तो एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? एम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अगले प्रश्न पर आएंगे, सक्रियता श्रेणी में मैग्नीशियम और आयरन के बीच में कौन सी धातु पाई जाती है? ठीक है, विच मेटल इज फाउंड बिटवीन मैग्नीशियम एंड आयरन इन द रिएक्टिविटी सीरीज? सक्रियता सीरीज में आपको बताना है कि सक्रियता सीरीज में, सक्रियता श्रेणी में, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सी एक धातु है ऐसी जो मैग्नीशियम और आयरन के बीच में पाई जाती है? मैग्नीशियम और आयरन। मैं पानी मंगवा लेता हूं भाई कॉल करके, बड़ी जोरों से प्यास लग रही है। इसका जवाब देंगे सभी लोग। जी, जल्दी से बताएंगे फटाफट से। सक्रियता श्रेणी में मैग्नीशियम और आयरन के बीच में कौन सी धातु है? जिंक, सिल्वर, कॉपर और आपका पोटेशियम। भैया ने पानी पिला दो यार। जी भैया। बताना है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। बहुत सारे लोग इस बात का जवाब दे रहे हैं कि मैग्नीशियम और आयरन के बीच में जिंक पाई जाती है सक्रियता श्रेणी में। बिल्कुल सही है। अगला है, कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कर्षित की जाती है? तो सक्रियता श्रेणी के मध्य में लोहा को। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज? मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, तो इनमें से कौन सी धातु को सक्रियता श्रेणी के मध्य में से निष्कर्षित किया जाता है? तो लोहा को निष्कर्षित किया जाता है। किस धातु को अभिक्रियता श्रेणी में कॉपर के ठीक ऊपर रखा गया है? कौन सी ऐसी धातु है जिसको अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में विच मेटल इज प्लेस्ड जस्ट एबव द कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज? कौन सी ऐसी धातु है जिसको अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में हमने कॉपर के ठीक ऊपर रखा है? जल्दी से आप बताएंगे। जी, बिल्कुल सही बात है बेटा, लेड। ठीक है, लेड को हमने बच्चे कॉपर के ठीक ऊपर रखा है अभिक्रियाशीलता श्रेणी में, है ना? तो हमने कॉपर को प्लेस किया है रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है, जस्ट, ठीक है, लेड के ऊपर। तो लेड के जस्ट ऊपर आपका कॉपर है। अगला प्रश्न है आपका, ये स्टैटिक जीके आपके पर्व एवं त्योहार से है। तो मतलब हमने ज्योग्राफी के प्रश्न सबसे पहले देखे, फिर हिस्ट्री के देखे, केमिस्ट्री के भी हमने निपटा लिए, और अब हमारा चल रहा है भैया स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके में पर्व एवं त्योहार में सबसे पहला है गुरुवायूर त्योहार। निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल त्योहार है? केरल का गुरुवायूर। तो गुरुवायूर त्योहार जो है, गुरुवायूर त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है आपका केरला में, केरला में भाई। ठीक है, क्लियर है? तो गुरुवायूर त्योहार जो है, गुरुवायूर त्योहार वो किस राज्य का है? केरल का है। गुरुवायूर वो केरल में सेलिब्रेट किया जाता है मुख्यतः। इसके बाद है पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का जो त्योहार है, वह निम्नलिखित में से किसके आयोजन के साथ शुरू हो जाता है? दुर्गा पूजा का जो आयोजन होता है, दुर्गा पूजा त्योहार जो शुरू होता है, वह किसके आयोजन के साथ शुरू हो जाता है? इसका आपको जवाब देना है फटाफट से। जल्दी से जवाब दीजिए इस प्रश्न का आप सभी लोग।
चलो ऐसी बात है ना सर। ठीक है भाई, बताओ इसका जल्दी से फटाफट से, इसका दीजिए आप सभी जवाब। ठीक है, तो दुर्गा पूजा का त्योहार वह शुरू किया जाता है महालय के साथ। ठीक है, महालय, और फिर महालय के बाद हम दुर्गा पूजा का त्योहार को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि साध शुक मैनसियम, ठीक है, जिसको मायनसीम त्योहार कहते हैं, वह किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? साध शुक मैनसियम, जिसको हम मायनसीम त्योहार कहते हैं, उसको सेलिब्रेट किया जाता है लद्दाख में, मेघालय में, असम में, या फिर गुजरात में। तो आप एंड करो ना, एक बार कॉल करेंगे। चलिए दीजिए इसका जवाब। साध सुक मैनसियम, मतलब जिसको माइनसीम त्योहार के नाम से भी जाना जाता है, तो माइनसीम त्योहार को हम किस राज्य में सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है, तो इसको भैया हम मेघालय में सेलिब्रेट करते हैं, आया है। ठीक है, एक बच्चे ने सही जवाब दिया है, एक ने सही जवाब दिया है कि साध सुक मायनसीम त्योहार, जिसको मायनसीम त्योहार भी कहते हैं, उसको हम लोग मेघालय में सेलिब्रेट करते हैं। अगला है आपका गान नगाई त्योहार। गान नगाई, गान नगाई त्योहार किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? गान नगाई तो आप कहेंगे मणिपुर में, गान नगाई त्योहार को मणिपुर में। और एक बात ध्यान रखना, ये एक जो आपकी एडुकेटरी है, ठीक है, जो आपका एग्जाम करा रही है एसएससी का, उसके बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चंस है एडुकेटरी के। तो बस इसी क्वेश्चन को बेस्ड बनाते हुए और अपनी बहुत अच्छे से ईमानदारी के साथ इन क्वेश्चंस को करो और इनकी बच्चे अच्छे से तैयारी करो। तो गान नगाई त्योहार, इसको मणिपुर में सेलिब्रेट करते हैं। गान नगाई त्योहार को कहां पर सेलिब्रेट करते हैं भैया? मणिपुर में। गान नगाई त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में। अगला है त्रिपुरा की खर्ची पूजा, कितने देवताओं की पूजा से संबंधित है? तो त्रिपुरा की खर्ची पूजा में टोटल 14 देवों की पूजा की जाती है। जो त्रिपुरा की खर्ची पूजा है, त्रिपुरा की खर्ची पूजा में टोटल 14 देवताओं को पूजा जाता है। 14 देवताओं की इसमें पूजा की जाती है। तो त्रिपुरा की खर्ची पूजा वह 14 देवताओं को समर्पित है खर्ची पूजा में। अच्छा, अब यहां से आपको एक बात भी पता चल गई कि भाई खर्ची पूजा कहाँ की है? त्रिपुरा की है। एक ही बात पता चलेगी कि खर्ची पूजा कहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है? त्रिपुरा में। टोटल कितने देवों को इसमें पूजा जाता है? 14 देवों को पूजा जाता है। गान नगाई मणिपुर की है, और आपकी माइनसीम ये आपकी मेघालय का, माफुर मेघालय, माफुर माइनसीम। ठीक है, दुर्गा पूजा महालय से, जब महालय होता है वहीं से इसका आयोजन होता है, महालय से ही ये प्रारंभ होती है। और गुरुवायूर ये आपकी केरल की है, गुरुवायूर केरल की है। अगला प्रश्न, पुष्पांजलि और सांस्कृतिक अनुष्ठानों से युक्त पारंपरिक लोक त्योहार है फूलदेई। मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में फूलदेई सेलिब्रेट किया जाता है? आपको बताना है फटाफट से फूलदेई को। ठीक है, फूलों का त्योहार। ठीक है, इसमें पुष्पांजलि, फूलों की वर्षा, सांस्कृतिक अनुष्ठानों से युक्त एक पारंपरिक लोक त्योहार है फूलदेई। ये मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और असम में। जल्दी से सब लोग इसका जवाब देंगे। जी बताएंगे। पुष्पांजलि और सांस्कृतिक अनुष्ठानों से युक्त पारंपरिक लोक त्योहार फूलदेई मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? तो वह उत्तराखंड होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, नवरात्रि का त्योहार मूलतः किस देवी मां को समर्पित है? तो वह दुर्गा जी को समर्पित है। नवरात्रि का त्योहार किसको है? दुर्गा जी को समर्पित है। ठीक है, और ये जो फूलदेई है आपका, फूलदेई जो पुष्पांजलि, ये उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। ये माता दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि बल्लम काली, ये ओणम का है पार्ट, है ना। ये तो आप पहले भी इसका पढ़ चुके हैं, पहले भी हम इसके एनालिसिस को देख चुके हैं।
तो ये हमें पता है बहुत अच्छे से कि सर बल्लम कली जो है वह जो एक नाव दौड़ प्रतियोगिता है, ठीक, बल्लम कली नेहरू ट्रॉफी भी इसको कहते हैं हम लोग, नेहरू ट्रॉफी भी हम इसको कहते हैं, बल्लम कली नेहरू ट्रॉफी। तो ये आपको समझ में रखनी है बच्चे। तो बल्लम कली नामक जो पारंपरिक नाव दौड़ प्रतियोगिता है, ठीक है, उसके लिए ओणम त्योहार के अंतर्गत वो आता है। अब अगला है कि त्रिपुरा का ऐसा कौन सा कटाई का त्योहार है जहां फसलों की कटाई होती है ना। त्रिपुरा का है कौन सा ऐसा कटाई का त्योहार है जिसमें झूम खेती के बाद आप पारंपरिक आदिवासी नृत्य और रस्म शामिल है। झूम खेती के बाद, झूम खेती के बाद जिसमें पारंपरिक आदिवासी नृत्य और रस्म शामिल है, त्रिपुरा का ऐसा कौन सा कटाई का त्योहार है। कटाई का त्योहार है, झूम खेती के बाद पारंपरिक आदिवासी नृत्य और रस्म है शामिल, तो उसको हम कहेंगे गरिया पूजा, गरिया पूजा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, असम का कौन सा नृत्य बिहू त्योहार मनाने के लिए नर्तकों का एक समूह अक्सर ड्रम और पाइप के साथ घेरे या पंक्तियां प्रदर्शित करता है। ये आप बताना है फटाफट से। असम का कौन सा नृत्य है जिसको बिहू त्योहार मनाने के बाद, जब बिहू त्योहार मना दिया जाएगा तो बिहू त्योहार मनाने के लिए, मतलब बिहू त्योहार मनाने के लिए नर्तकों का एक समूह अक्सर ड्रम और पाइप के साथ घेरे या पंक्तियों में प्रदर्शित करता है, तो वो आपको बताना है वो कौन सा है। कौन सा नृत्य है, ठीक है, ये आपको बताना है। असम का कौन सा नृत्य है बिहू त्योहार मनाने के लिए नर्तकों का, उस नृत्य को भी बेटा हम बिहू नृत्य ही कहते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रश्न में ही आंसर छुपा है, प्रश्न में ही आंसर छुपा है, उसको हम बिहू नृत्य के नाम से ही जानते हैं उसको, ठीक है, तो उसको बिहू नृत्य ही कहते हैं। तो कुल मिला के ये आज आपकी क्लास थी, ठीक है। अभी कुछ देर बाद, ठीक है, शायद होली फूली जलने लग जाएगी। अगर आप गांव में रहते हो तो गांव में वो मानते रहेंगे ज़्यादा, जो मुहूर्त निकला है कि 12 बजे 1 बजे, वो नहीं मानेंगे उस मुहूर्त को, ठीक है। उन्हें जब जलाना होगा गांव में होली जल जाती है। तो शायद हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के यहाँ होली जल भी गई हो, बहुत सारे लोग होली लेकर आ गए हो, ठीक है। तो चलिए ठीक है। ये भी अगर होली की भी हम बात करें तो देखो ये भी क्या है, फसल कटाई का एक उत्सव है। देखिए इसमें इस समय ये कौन सी फसल कट रही है आपकी, ठीक है, मार्च अप्रैल का समय है मेरे प्यारे बच्चे ये, ठीक है, थोड़ा सा। और मार्च अप्रैल में आपको पता है रबी की फसल कटती है, तो गेहूं जौ वगैरह तो वो इसमें कटते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा गेहूं काट कर गेहूं को होली में पकाते हैं और उसके बाद गेहूं को बांटते हैं, अपने अपने खेतों के गेहूं को एक दूसरे लोगों के बीच में बांटते हैं, गले मिलते हैं, जिससे सामूहिकता बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है, सहिष्णुता बढ़ती है लोगों के बीच में। जो पिछले बेमनुष्य हैं कोई भी किसी भी तरह का, तो गले मिलकर उनको समाप्त करते हैं। तो एक ऐसा त्योहार होता है ये। ठीक है सर, ओके। तो अब आप मुझे बता दीजिए, अब हम चलते हैं। हैप्पी होली, आप सभी को बहुत बहुत होली की फिर से अनन्य शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंतिम शुभकामनाएं। और सब लोगों की होली बहुत अच्छी रहे, बहुत बढ़िया रहे, सब लोग बहुत अच्छे से होली खेलें, ऐसी ईश्वर से कामना है। फिर हमारी मुलाकात जल्दी ही होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड लव यू ऑल, विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली।